दुनिया को शांति और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध, संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, माता रमाबाई और देश के सभी महापुरुषों और संतों को उन्होंने कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमोबुद्धाय करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज। आज हम लोग एक परंपरागत राजनीति से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक जो देश में चल रहा था उसमें राजनीति एक ढर्रे पे चल रही है और इसकी बारीकी को समझना पड़ेगा। आज की राजनीति को समझने से पहले आज आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों है, इतने बड़े बड़े पैसे वाली ताकतवर पार्टियों को धराशायी करके आम आदमी पार्टी क्यों बढ़ रही है, आने वाला समय क्यों भारत को आम आदमी पार्टी की जरूरत है और उसमें हमारी और आपकी सबकी क्या भूमिका है, इस पे अपनी बात रखने से पहले मैं आपको इतिहास का छोटा सा एक दर्पण दिखाना चाहता हूं। भारत के आप शुरू से अगर देखेंगे तो भारत में दो विचारधाराओं के बीच में एक अंतर्द्वंद और एक युद्ध चल रहा। एक विचारधारा वो है जो इंसान में भेद पैदा करती है, जो महिला और पुरुष में भेद पैदा करती है, जो जानवर को इज्जत देती है, पूजती है, लेकिन महिला को प्रताड़ित करती है। इंसान को हजारों जातियों में बांटकर, धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 95% लोगों को, जिसमें देश की सभी जाति धर्म की महिलाएं और बाकी पुरुष, उन सबको अगर जोड़ लें तो एक वो व्यवस्था है जो 95% लोगों को इंसानियत का दर्जा देने से मना करती है, जो देश के 95% जनता को पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह वंचित रखना चाहती है, ज्ञान से वंचित रखना चाहती है, विकास से, तरक्की से वंचित रखना चाहती है। वो व्यवस्था बीच में कब टूटी, कब हारी? तो जब भारत के इतिहास को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले वो व्यवस्था भारत में 2500 साल पहले आई, जब उन सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी तथागत बुद्ध ने एक तरह की जंग छेड़ दी और अपने संग में महिलाओं को भी एंट्री दी और सभी लोगों को कहा अपनी जातियों को छोड़ो, विचार के, समतावादी विचार के साथ जुड़ो, मानवतावादी विचार के साथ जुड़ो, विकासवादी विचार के साथ जुड़ो। और उसका असर ये हुआ कि कलिंगा विजय के बाद जब देखा लाखों लोग मर गए तो सम्राट अशोक को आत्मग्लानि हुई कि ये जीत, आखिर जीत किसके जीत हासिल की है मैंने, लाखों लोग मर गए, चारों तरफ खून ही खून है, ये कैसी जीत है? उनको आत्मग्लानि हुई, उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी और उसके बाद भारत पूरा बौद्धमय हो गया। और आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, उस वक्त म्यांमार, जो बर्मा के नाम से जाना जाता था, वो भी भारत का हिस्सा था और अफगानिस्तान तक, काबुल कंधार तक वो भी भारत का हिस्सा था। वो ये ना सोच ले कि अफगानिस्तान अलग देश है, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग देश है, ये सब सही मायने में भारत का हिस्सा था। अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान में जब अमेरिका का तालिबान के साथ युद्ध छिड़ा,
याद कुछ लोगों को तो होगा, तालिबान में पूरी चट्टान के शिला के अंदर बुद्ध की प्रतिमा थी, बामियान में। और बामियान में उस बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने के लिए तोपों से महीने भर लगा, तब जाके उस प्रतिमा को खंडित कर पाए। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि म्यांमार से लेके काबुल कंधार तक, पाकिस्तान तक पूरा भारत बौद्ध में था और ये यूनाइटेड इंडिया था। फिर उस विषमतावादी विचारधारा में फिर से साजिश रची, राजा बृहद्रथ की हत्या करवाई, सारे बौद्ध मठ तोड़वाए, सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई, और जो एक भारत यूनाइटेड था उसको फिर से जातियों में एक विचार के साथ तोड़ दिया। इतना तोड़ा कि महिला जवानी में अगर विधवा हो जाए तो भी वो दूसरी शादी करने का उसको हक नहीं दिया, पढ़ने का उसे हक नहीं दिया, ज्ञान का हक नहीं दिया, संपत्ति का हक नहीं दिया। और तो और पति कितना ही जालिम और क्रूर है, उसे उससे अलग होने का भी हक नहीं दिया। और ये मैं तब की बात कह रहा हूँ, तब इस धरती पे मुस्लिम नाम की चीज नहीं थी। तब इस धरती पे मुस्लिम तो छोड़ो, ईसाई नाम की कोई चीज नहीं थी, सिख धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। ये सारे धर्म उसके बाद में बने। भारत वास्तव में दुनिया में उस वक्त विश्व गुरु था। भारत की नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में विदेश से पढ़ने आते थे लोग। 2000 वर्ष पहले भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन दिक्कत यह है, लोग इतिहास को ना तो पढ़ते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। ये जो बिखराव है समाज का, क्या ये बिखराव भारत को एकजुट करेगा? अगर केवल कुछ ही लोग को पढ़ने का अधिकार हो, कुछ ही लोग को केवल व्यापार का अधिकार हो, और बाकी जो मेजोरिटी 95% को उससे दूर रखा जाए। धर्मशास्त्रों में ये लिख दिया, महिला पुरुष की संपत्ति है, उसका काम है पुरुष को खुश रखना, बच्चे पैदा करना। क्या केवल महिला का यही रोल है? क्या महिला इंसान नहीं है? क्या बाकी लोग इंसान नहीं है? तो अगर समाज को इस तरह बांट दिया जाएगा तो समाज एकजुट कैसे होगा? तो ये जो विचारधारा के बीच की लड़ाई है, तब से चली है। बुद्ध ने लड़ा, रविदास ने लड़ा, कबीर ने लड़ा, नानक ने लड़ा, ज्योतिबा फूले ने लड़ा। वहां से चलती हुई लड़ाई आज यहां तक पहुंची कि आजादी के बाद भारत, जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्य थे, अपनी सेनाएं थी, उनकी अपना प्रशासन था, उस भारत को भारत के संविधान के माध्यम से एक यूनियन के तौर पे, एक भारत, एक संघ के तौर पर एकजुट हुआ। और संविधान से यह सुनिश्चित किया कि अब से किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया गया। और आपको ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जब संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों को मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल जो ग्रेजुएट हैं उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे जो बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वोट का अधिकार केवल उनको मिलना चाहिए। जब धर्मशास्त्रों में लिखकर देश की 95% जनता को पढ़ने लिखने पर ही धार्मिक बंदिश थी, तो फिर ग्रेजुएट कौन हो सकते थे, ये आप सोचिए। संपत्ति पे कुछ एक लोगों का अधिकार था, तो फिर वोट का अधिकार किसको मिलना था? जो चाहते थे संविधान सभा के सदस्य ज्यादातर, उसके हिसाब से तो वोट का अधिकार देश में मुश्किल से 5% लोगों को मिलता है। और अगर सोचो वोट का अधिकार केवल 5% लोगों को मिलता, तो क्या आज आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ पाती?
क्या हमारे आपके जैसा एक आम साधारण व्यक्ति, कोई कॉरपोरेटर, कोई एमएलए, कोई एमपी और मंत्री, क्या हम ये सब बन पाते? आज मैं अगर एक मंत्री हूं, एक विधायक हूं दूसरी बार, और सबसे ज्यादा वोट से जीता हुआ विधायक हूं, क्या मैं लड़ सकता था उस व्यवस्था में चुनाव? तो ये वोट देने और मतलब चुनने और वोट डालने का, लड़ने का अधिकार, ये संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात के लिए अड़ गए। वोट का अधिकार ना जन्म, जाति, धर्म के आधार पर होगा, ना इस आधार पर होगा कौन ग्रेजुएट है, कौन बड़ा जमींदार है, कौन बड़ा पूंजीपति है। वोट का अधिकार देश में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से। लेकिन क्या हमने, देश के लोगों ने उस वोट की कीमत को समझा कि कितने मुश्किल से सबके विचार के खिलाफ जाके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलवाया? क्या हमने उसकी वैल्यू को समझा? जिस राज्य में, या ये कह लो लगभग पूरे देश में, लोगों ने वोट की कीमत को नहीं समझा। कुछ लोग वोट को, यानी जिससे वो सरकार चुनते हैं, जो सरकार उनके भविष्य का निर्माण करती है, उनका भविष्य तय करती है, उस सरकार को चुनने का इतना बड़ा अधिकार संविधान के माध्यम से आप सबको मिला है, देश की जनता को मिला है। क्या उन्होंने उस वोट की कीमत को समझा? कोई केवल शराब की बोतल पे अगर वोट डाल रहा है, या 2-4-5 हजार रुपए मिल जाए उस पे वोट डाल के 5 साल के लिए अपना भविष्य किसी के हाथ में सौंप रहा है, जरा सोच के देखो। जो लोग जिनके पैसे से हमारी वोट को खरीद रहे हैं, वो सरकार बनाने के बाद उन्हीं के हाथों में देश को बेच देंगे। और ये हो रहा है। जिस तरह भारत की राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, वो राजनीति फिर से भारत को खंडित करना चाहती है। वो उसी बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ, उसी मनुस्मृति के शासन को लाना चाहती है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें देश के 95% लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें कुछ एक लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, ब्यूरोक्रेसी और तमाम तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो उस पर पूरे पे कब्जा करना चाहते हैं और कुछ हद तक कर लिया है। सोचो अगर वो व्यवस्था और वो विचारधारा इसी तरह मजबूत होती चली गई, तो क्या भारत को एकजुट रखना संभव होगा? क्या आपके वोट की अधिकार को सुरक्षित रखना संभव होगा? आप सोचो ना कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने धीरे धीरे पहले लोगों के शिक्षा के अधिकार को ही छीन लिया है। आप कह सकते हैं कि शिक्षा तो किसी को, सबको अधिकार है, कोई भी पढ़ ले, कहां छीना है? मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात लिखो कि अपने फोन में, आज देश के लोगों से शिक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है। छीना ऐसे जा रहा है, आज अगर आप सर्वे करवाएं, हमने करवाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के जितने न्यायाधीश हैं, सर्वे में ये निकल के आया 98% माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सरकारी स्कूलों से देश वक्त वो पढ़े हैं। तो कॉलेज तक पढ़ना, पूरे जीवन की फीस को जोड़ लें, हायर एजुकेशन कंप्लीट करने तक सारा खर्चा मैं एक दिन अपना खुद का जोड़ा, तो लेके प्राइमरी स्कूल से, नर्सरी से, और एलएलबी, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पोस्ट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिर एलएलएम, बीच में छोड़ी एलएलएम, लेकिन पहली फर्स्ट ईयर की फीस थी, उसको मैंने पूरा जोड़ा, तो मेरा पूरा पढ़ाई का फीस का खर्चा 10,000 रुपया। ये सरकारी शिक्षा नीति की खूबसूरती थी। आज मैं आपके साथ दावा कर रहा हूं, आप अपने इस पे गूगल पे चेक करो, आपका बच्चा किसी तरीके से पढ़ लिख के मेहनत करके प्रतिभाशाली बच्चा है,
इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाए, आईआईटी में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, आर्किटेक्ट में हो जाए या किसी और कोर्स में हो जाए, तो केवल एडमिशन के टाइम पर, मैं इंजीनियरिंग की फीस देख रहा था दिल्ली की और यूपी की, कई राज्यों के मैंने चेक किया, 1 साल की फीस लेके 1 लाख से और 10 लाख के बीच 1 साल की फीस है। अगर 4 साल का कोर्स है, फीस के साथ हॉस्टल, खाना, किताबें, ट्रांसपोर्ट को जोड़ लिया जाए और उसका रेशो निकाल के अगर मीडियम वाला लिया जाए, तो एक बच्चे की हायर एजुकेशन की का खर्चा, एक बच्चे का 15 से 20 लाख रुपया है। क्या देश में किसी भी जाति धर्म के बच्चे क्यों ना हो, जिस मर्जी जाति का आंकड़ा उठा, जनरल ओपन कैटेगरी में 90% और अनुसूचित जाति जनजाति में 99%, ओबीसी में 95%, फिर दोहरा रहा हूं, जनरल कैटेगरी में 90%, ओबीसी में 95% और एससी एसटी में 99% लोग अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते और नहीं पे कर पाएंगे इतनी फीस। तो अगर देश के 95%, 98%, 99%, 90% लोग अपने बच्चों की फीस का खर्चा नहीं उठा सकते, तो क्या इसको शिक्षा को छीन लेना नहीं कहेंगे? अगर इतिहास में इसके खिलाफ एकदम उलट जो ये अंधकार का वातावरण बना है पूरे देश के अंदर कि इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इस महंगाई के दौर में अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए, डॉक्टर अचानक 8-10 लाख का खर्चा बता दे, तो हमारा इलाज कैसे होगा? जब ये अंधकार का वातावरण पूरे देश में बनने लगा, इसकी शुरुआत 1980 से हुई। 1980 से शुरुआत होने के बाद 2012-13 तक आते आते पूरे देश में एक अंधकार का वातावरण बन गया कि यार क्या होगा देश में, हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा। देश के सारे संस्थान बिक रहे हैं, सारे पीएसयूज बिक रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बना दिया बेचने के लिए, एजुकेशन प्राइवेटाइज होती जा रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, बच्चों का क्या भविष्य होगा इस अंधकार में। तब ऐसे अंधकार के वातावरण के अंदर एक उम्मीद और आशा की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल निकल रहा है। हमें गर्व है कि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम उस आंदोलन के सिपाही हैं जिसने सुनिश्चित किया कि गरीब से गरीब के बच्चे की पढ़ाई का, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, और जो सरकार अपने तहत आने वाली जनता के पढ़ाई और इलाज का खर्च ना उठा पाए, ऐसी सरकारों को तो सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। यही एक मंत्र है आम आदमी पार्टी का, जो जाति धर्म की राजनीति नहीं करता, सबको साथ लेके चलता है। अगर कोई ये सवाल करे कि आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह को ही क्यों चुना, तो आप ये सारा तर्क समझा देना कि जेल में रहकर एक 23 साल का युवा अगर अपनी जान कुर्बान कर हंसते हंसते कर रहा है, और वो युवा ये कहता है कि इंसानियत सभी धर्मों से ऊपर है। शहीद भगत सिंह सोशलिस्ट थे, इतनी कम उम्र में इतने बड़े थिंकर थे, जिनकी सोच थी कि भारत अगर आजाद होगा तो भारत के बच्चों का भविष्य क्या बनेगा। इतनी कम उम्र में जिसकी इतनी विशाल सोच थी, और उस सोच के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान सरकारी खर्चे पे शिक्षा मिले, सबको काम मिले, सबको हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पे मिले, और सबके लिए समान अवसर बने, सबको कानून की नजर में समान समझा जाए। तो ये जो मानवतावादी समतावादी सोच है, जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सुनिश्चित हो, ये सोच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की सोच का जो मिश्रण है, ये देश में इंकलाब लाएगा।
ये देश में सभी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा, ये देश के विकास में सबके लिए हिस्सा सुनिश्चित करेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह को अपना आइकॉन, अपना आइडल चुना। वो तो लोग कहेंगे आप सुभाष को, गांधी को, उनको क्यों नहीं कहते? तो हम कहते हैं वो हमारे आइडल हैं, उनको तो हम साथ लेके चलते हैं। लेकिन एक अम्बेडकरवादी और शहीद की भगत सिंह की जो सोच है, उनके सपनों का भारत में सब मिश्रण है, सब शामिल हो जाता है। हम सारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं का सम्मान हृदय की गहराइयों से करते हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना कोई आइडल होता है। तो हमारी पार्टी के आइडल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद। किसी को तकलीफ है क्या? क्या न्याय सबको सुनिश्चित नहीं होना चाहिए? देश का विकास हो तो देश के विकास में क्या सबके हिस्से में विकास का हिस्सा नहीं आना चाहिए? देश के संसाधनों पे कुछ ही लोग मालिक बने रहे, कुछ ही लोग देश के बड़े अस्पतालों, बड़े कॉलेजों के मालिक बन जाएं, क्या देश तरक्की सही कर पाएगा? क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है सबको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस दे? युवाओं के सपने साकार करने के लिए, उनके रोजगार के लिए एक ऐसी शिक्षा नीति हो जिसमें रोजगार परक हो। उसी ढर्रे पे चल रही है शिक्षा। हमने बनाया ना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल स्कूल हमने बनाया ना, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हमने बनाई ना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई ना। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सोच विकासवादी सोच है। हम धर्म और जाति की जंजीरों में जकड़े हुए लोग नहीं है कि समाज को बांट कर उनका वोट लेकर सत्ता हासिल करना मकसद हो। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे और हमने देश का और ये जो देश की राजनीति को बदलने की शुरुआत दिल्ली से होती, पंजाब से होती चली है। मैं उम्मीद करता हूं अब वो महाराष्ट्र से होकर निकले। महाराष्ट्र वो भूमि है जिस भूमि ने क्रांतिकारी संत पैदा किए, क्रांतिकारी नेता पैदा किए, समाज सुधारक पैदा किए हैं। फूले साहू अम्बेडकर, तुकाराम, सावित्रीबाई फुले, माता भीमाबाई जैसा मतलब गजब का समर्पण। पति को पूरे समाज की बेड़ियां तोड़नी, इसलिए उनको पढ़ना है। घर कैसे चलेगा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गोद में दम तोड़ रहे हैं, बच्चे की चिंता नहीं है। ये देश कैसे बचेगा, देश में सबको हक अधिकार कैसे मिलेंगे, इंसानियत कैसे कायम होगी, ऐसी त्याग और बलिदान की मूर्ति तो ये महाराष्ट्र ने दिया है। और हम महाराष्ट्र को सही महीने में गंभीरता से नहीं ले रहे। जो नए साथी आ जाएं, मैं आप सबका आम आदमी पार्टी में एक मानवता पसंद, एक वैज्ञानिक सोच से परिपूर्ण पार्टी में स्वागत करता हूं। हम सब लोग मजबूती से जुड़े, ये सोच के ना जुड़े कि बीएमसी का बजट 44,000 करोड़ है, इसमें से कितना होगा हमारा। ये सोच के आओगे तो बहुत बुरी तरह से पछताओगे। हम अपनी वकालत छोड़कर आए, जमी जमाई वकालत, आप 10-12 केस रोज लेते। अरविंद जी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आए, मनीष जी पत्रकारिता छोड़कर आए। कितने सारे लोग हमारे इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, आर्किटेक्ट से, सीए से, तो कितने प्रोफेशन जो पैसे और पैसे और पैसे देते रहते हैं, उन प्रोफेशनल्स को छोड़ के हम लोग इस क्रांतिकारी पार्टी में अपने जीवन को बलिदान करने के लिए और देश का निर्माण करने के लिए। तो आप लोग सोच लो, जिसको पैसा चाहिए वो जा सकता है, वो पार्टी को अभी छोड़ दे। लेकिन जो देश की तरक्की चाहता, देश के एक एक व्यक्ति के हिस्से में देश की तरक्की का हिस्सा मिले, जो इसको चाहता है, जो सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहता है, जो देश को मजबूत करना चाहता है, जो भारत को पूरे दुनिया के अंदर गौरवान्वित करना चाहता है, वो हमारे इस विचार के साथ जुड़े। ये वैचारिक क्रांति का टाइम है। लोग कहते हैं मोदी के सामने कौन? मैं कहता हूं मोदी के सामने बेहद मजबूत, सशक्त, ईमानदार, क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल। उनका तो सिपाही बनने मात्र से गर्व महसूस होना चाहिए। एमपी, एमएलए और पार्षद बनना तो बहुत बात की चीज है,
उनका इस न्याय की इस लड़ाई का सिपाही बनना ही अपने आप में गौरव प्रदान करता है। मुझे आज अगर अरविंद जी कहें तुम ये मंत्री पद छोड़ दो, ये एमएलएशिप से रिजाइन कर दो और संगठन का काम देखो, मैं शायद बेहद खुशहाल अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि ये कुर्सी पे बैठ के काम करना उतना कठिन नहीं है जितना देश के अंदर देश का निर्माण करना है। मुझे लगता है हम सबको अपने पार्टी की वैल्यूज को समझना पड़ेगा। जो लोग आम आदमी पार्टी की वैल्यूज को नहीं समझते, केवल इमोशनली जुड़ते हैं, वो इमोशनली जुड़ने वाले लोग कभी भी टूट सकते हैं। अच्छी बात है, लोग ये इमोशन से जुड़ते ही हैं, उसको समझते हैं, इसीलिए आज तक बीजेपी हमारे किसी आदमी को नहीं खरीद पाई। कांग्रेस जीतती है और उनके एमएलए बिक जाते हैं, बिकते हैं ना, दूसरी पार्टियों में बिक जाते हैं। आम आदमी पार्टी की क्यों नहीं बिक पाए? जब 28 सीटें हमारी थी, 32 सीटें बीजेपी की थी, 8 सीट कांग्रेस की थी, कोशिश की गई पर हमारा एक एमएलए खरीद नहीं पाए। पिछली बार गोवा के अंदर 13 सीट बीजेपी की थी और 17 सीट कांग्रेस की थी, उसके बावजूद बीजेपी ने खरीद के उनके एमएलए को सरकार बना दी। और जब दिल्ली के अंदर हमारे 28 से उनके 32 थे, 8 कांग्रेस थे, हमारे एक एमएलए को नहीं खरीद पाई। ये आम आदमी पार्टी की जीत है, ये हमारे विचार। तो अब आप लोग सोच लो भाई, विचार के साथ जुड़ना है, देश के बदलाव के लिए जुड़ना है, और जो काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से हुई है उसको पूरे देश में लेके जाना है। और जो लोग कहते हैं मोदी के सामने कौन, तो हम कहेंगे मोदी के सामने बहुत मजबूत, सशक्त, ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो उनको धूल चटाने वाला है। उसका कारण है समतावादी, मानवतावादी, न्यायप्रिय सोच, जो सबको न्याय सुनिश्चित करती है, जो सबके विकास के बारे में सोचती है, जो सबको साथ लेके चलती है। और एक वो विचारधारा जो कुछ लोगों को मजबूत कर रही है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा रही है, देश को जाति और धर्म के नाम पे दंगे करवा रही है, नफरत पैदा कर रही है। नफरत पैदा करने वाला मानवता पसंद मेहनत कश व्यक्ति के सामने कभी जीत नहीं सकता। लेकिन हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें इस विचार के साथ एकजुट होना पड़ेगा, तब हम निश्चित तौर पर इस अन्याय पसंद सरकार को निस्तेनाबूद कर देंगे। कुछ पॉइंट्स मुझे दिए गए जिन पे शायद चर्चा करनी थी, मैंने भी उस पर शायद कुछ चीजें उसमें कवर हो सकती हैं। काफी कवर कर लिया। एक्सपीरियंस वाइल कैंपेनिंग इन पंजाब, नॉट ओनली इन पंजाब, जहां हम नहीं जीते वहां नई शुरुआत हुई और वहां हमने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है, जिसमें गोवा भी है, उसमें उत्तराखंड भी है, और कहीं ना कहीं यूपी में भी दबे चाल से हम लोगों के दिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो ये जो कामयाबी का कारण आपने पूछा, एक्सपीरियंस क्या है? एक एक्सपीरियंस है कि पूरे देश में लोग बदलाव चाहते हैं। ये हमारा अनुभव है, ये हमारा अनुभव है। पूरे देश में लोग बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, लोग आम आदमी पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। लेकिन जीत वहां होती है जहां लोगों में हम ये विश्वास जगाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम सत्ता में आने वाले हैं। जहां लगता है यार अच्छे लोग हैं, विचार अच्छा है, पर शायद अभी आ नहीं रहे, वोट खराब नहीं करना है यार, चलो इसकी बजाय उसको दे दो। उत्तराखंड के लोग पछता रहे, जाके सर्वे कर लो। किसी को अनुभव करना हो, उत्तराखंड के अंदर जाके एक वैसी सर्वे करके देख लो गाँव में। मान लो पछता रहे हैं, मान लो कह रहे हैं गलती होगी, हम आम आदमी पार्टी पे अगर भरोसा कर लेते तो जो नीतियां और जो योजनाएं थी जो उसे हमें लाभ मिलना था, फिर बीजेपी आ गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। उनके दर्द को समझने की कोशिश करो। जो लोग हमें पसंद कर रहे थे लेकिन एंड लास्ट में उस चकाचौंध में वो बह गए, और अब वो पछता रहे हैं यार अब जैसे वो तो जो था पहले वही रहेगा, कुछ बदलेगा तो है ही नहीं। जो आम जनता को सत्ता में भागीदारी की बात आम आदमी पार्टी ने की थी, अब तो वो तो मजा सारा पंजाब के लोगों को तो मजा आ गए, हम तो पीछे रह गए। तो वो पश्चाताप का दंश उनको अंदर ही अंदर खा रहा है। तो आप चाहते हो क्या महाराष्ट्र के अंदर भी यही दंश खाए? क्या महाराष्ट्र के लोग बदलाव नहीं चाहते? क्या महाराष्ट्र के लोग इन पार्टियों से परेशान नहीं है? हमने सिर्फ एक काम किया, हम एक एक घर तक पहुंचे। पंजाब के लोगों में ये होप जगाया कि पिछली बार आप हमें जिता रहे थे, हम सत्ता में आने वाले थे, लास्ट में 2 दिन में
आपने सोचा शायद ना आ पाए और आप उधर चले गए और आपने 5 साल फिर दुख भुगता आपने झेला। जो नशे को खत्म करने का वायदा हम कर रहे थे वही कांग्रेस ने क्या कांग्रेस खत्म कर पाई? हमने एक एक घर तक जाके इस बात को समझाने में हम कामयाब हुए कि आप बीजेपी का घोषणा पत्र निकाल लो, अकालियों का घोषणा पत्र निकाल लो, कांग्रेस का घोषणा पत्र निकाल लो और आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र निकाल लो। जहां जहां जो पार्टी सत्ता में आई, क्या उसने अपने घोषणा पत्र पे काम किया? क्या उन्होंने अपने वायदे पूरे किए? लोगों को हम ये समझाने में कामयाब हुए कि उनमें किसी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। लेकिन हमने जब उनसे पूछा क्या दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा पत्र में दिल्ली के लोगों के साथ वायदे किए थे, क्या हमने वो वायदे पूरे किए? तो वो लोग वो कह रहे नहीं जी दिल्ली में तो बहुत अच्छा हुआ, आपने सारे वादे पूरे किए। तो फिर हमने कहा बताओ हम पंजाब में जाना चाहते हैं, दोगे वोट या नहीं? इस बार उन्होंने कहा पिछली बार तो बच्चा खा गए पर इस बार नहीं। इस बार और ऐसा होया बड़े से बड़ा एक नेता प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मजीठिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, जितने बड़े नेता थे, राजेंद्र भट्टल, सब भाषाई, एक सिंगल नहीं जीत पाया। किसी ने सोचा था एक मजदूर एक मतलब मोबाइल रिपेयर की दुकान पे काम कर रहा है, एक बेटा मजदूरी कर रहा है, माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, बच्चा छोटा मोटा काम कर रहा है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, घर में कोई पैसा नहीं है। किसी ने सोचा था ऐसे लोग विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे और इतनी मजबूत, इतनी एकदम क्लीन स्वीप सफाया कर देंगे बड़े से बड़े नेता? तो आप लोग भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, अजीत पवार हो या कोई और हो, जिस दिन आपने मन बना लिया आपके हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता उन बड़े बड़े नेताओं को धराशायी कर देंगे। लेकिन क्या ये विश्वास आपके मन में है कि आप ऐसा कर पाओगे? यस। देखो जीतता वो कहते हैं ना मन के जीते जीत हर, मन के हारे हार। पहले अपने मन को तो जीत लो। बुद्ध से यही तो मिला है हमें कि अपने मन को जीतो। तो मन में विकार, दो तरह की परेशानी बीमारियां होती हैं। सफरिंग्स जो है, दर्द है, दुख है, वो दो तरह का होता है। एक होता मानसिक जनित, एक होता शारीरिक। शारीरिक है आपको बुखार हो गया, कुछ और बीमारी हो गई, दर्द है, दवाई ली, आप ठीक हो गए 2-3 दिन 4 दिन में। एक होता मानसिक जनित, हिंदी जी तो यहाँ के अंदर से मैं तो यहाँ का छोटे से जिले का अध्यक्ष हूँ, मेहनत तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, और वो अपने आप ही अपने मन में विकार पैदा कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि प्रीति जी को कितने साल हो गए, उन्होंने घर से कितना त्याग किया। वो ये नहीं सोच रहा कि जो हमारे सिंधे जी हैं वो कब से लगे इंजीनियर हो गए, घर बार छोड़ के 5 दिन दौड़ रहे हैं। भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को जो ऊपर काम कर रहे हैं जरा देखो तो सही। सारे लोग थोड़ा मंत्री बनेंगे, सारे थोड़ा एमएलए एमपी बनेंगे? हमारी पार्टी में देख लो ऐसे कितने लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदारी निभा रहे और वो कई मंत्रियों से भी ज्यादा नहीं। क्योंकि संगठन की जो शक्ति होती है ना, संगठन की शक्ति से नेताओं को शक्ति मिलती है। जब पहले संगठन की शक्ति से नेताओं को शक्ति मिलती है और जब नेता जीत के मंत्री और वो सब बनते हैं तब उनसे संगठन के कार्यकर्ताओं को शक्ति मिलती है। दोनों एक दूसरे को शक्ति देते हैं तो फिर एक मजबूत संगठन का निर्माण होता है। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हो सकता है कल को परिवर्तन करने पड़े, क्योंकि हम इस तरह महाराष्ट्र को, ना केवल मुंबई, पूरे महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को इस तरह नहीं देख सकते कि वो इसी तरह देश को लूटता हुआ नहीं देख सकते हम लोग। अपनी पार्टी को जितनी तेजी से बढ़ रही है उसकी दौड़ में मेहनत करने वाले चल पाएंगे, जो मेहनत करने वाले नहीं है वो नहीं चल पाएंगे। केवल ये नहीं चलेगा मैं बहुत सीनियर हूं, मैं बहुत पुराना हूं। सीनियर पुराना है तो उसके लिए आपको इज्जत और मान सम्मान मिलेगा, लेकिन संगठन में जिम्मेदारी उसको मिलेगी जो उसको निभाने लायक होगा। तो आपके पहले सवाल का जवाब है घर घर तक पहुंचकर लोगों में विश्वास पैदा करना। का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। जो लोग वहाँ अब तक जीत के गए उनका पूरा बायोडाटा बना लो, ये लोग क्या करते हैं, उन्होंने मुंबई के लोगों के लिए क्या किया है, कितने अच्छे विकास की योजना बनाई है, सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए, कितने अच्छे अस्पताल बना दिए, इतना बड़ा बजट कहाँ खर्च हो रहा है। दिल्ली का देखो कहाँ से कहाँ लेकर क्या हमने लोगों को दे दिया, यहाँ की सरकार क्या दे रही है।
तो जब बीएमसी की बारीकियों को आप पकड़ोगे, नेताओं की बारीकियों को पकड़ोगे, उस बजट को अच्छे से समझोगे और उसमें कुछ चिंतनशील लोग उस काम को करें, माने चिंतनशील टीम है वो इस काम को करे। लेकिन एक बारीक आदमी पार्टी का आपको लेकर डोर टू डोर एक एक घर पर पहुँचना, एक एक घर को टच करना है। ये नहीं करना पार्टी ने काम दिया फॉर्मेलिटी कर दो बस खींच के, नहीं। फिर वही होगा जो यूपी में और उत्तराखंड में कुछ लोग, मैं देख रहा था, मैं उत्तराखंड में भी गया हूँ, तो चुनाव लड़े वही किराए के कार्यकर्ताओं को लेके चल रहे हैं, 300-400 रुपये पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। वहाँ औरतें दिख रही हैं 200 साथ चल रही हैं। बाद में हमने कहा हुआ क्या है रिजल्ट, तो पता लगा वो किराए के पैसे दे के ला रहे हैं। किराए का आदमी जितनी हासिल कर पैसे के दम पे मैं किराए के लोग लेके कार्यकर्ता का काम नहीं करेगा। वो अपने सिर्फ जो पैसे ले रहा है वो तो मजदूर है, मजदूर सरकार नहीं बना सकता। सरकार बनाने के लिए लोगों में भरोसा पैदा करना पड़ेगा, अपने काम को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये बीएमसी में भी आप लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके प्रीति जी शायद इस सवाल का जवाब होगा कि आपको लोगों तक हृदय में उतरना है, केवल बात नहीं करनी, हमें दिल पे राज करना है। जैसे अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं। आज लोग खुद कहने लगे मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना, पूरे देश में कह रहे हैं, तो इसे कहते हैं दिल पे राज करना। आपको लोगों के दिल पे राज करना विचार से, ताकत से नहीं। ताकत से पैसे से राज नहीं हो सकता, टेम्परेरी हासिल कर सकते हैं शक्ति आप पैसे से और ताकत से, परमानेंट ताकत हासिल करने के लिए दिल पे राज करना होता है। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और बीएमसी, ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि पहली बार तो आपको मैं धन्यवाद करूंगा, आपको मुझे मौका दिया मिलने का। मैं आया तो दूसरे प्रोग्राम से था, जैसे हनुमंत राव उपरे जी काका साहब वो बीड़ से थे और वो बहुजन मूवमेंट को, न्याय की एक लड़ाई को, SC ST OBC को न्याय मिले जैसे बाकियों को मिल रहा है, उस लड़ाई को वो लोग लड़ रहे थे कि इंसानियत पैदा हो, ये जो जाति धर्म के झगड़े खत्म हो। उद्योगपति भी है वो उस लड़ाई के नायक थे। उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले, तो उनके जो बच्चे हैं वो अपना उद्योग देख रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि पिताजी के मूर्ति का अनावरण करना है और हमें लगा कि आप हमारे लिए ज़्यादा उचित हैं। महाराष्ट्र के किसी मंत्री को भी बुला सकते थे, लेकिन आप न्याय की लड़ाई को ठीक दिशा में लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी ठीक दिशा में लड़ रही है, आम आदमी पार्टी। आप अनावरण करो। तो मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उसका निमंत्रण पे मैं परसों भीड़ में मैंने उद्घाटन किया और उनके साथ काफ़ी भीड़ थी, महिलाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में, पूरा विचार विमर्श किया और वो लोग दिल से आम आदमी पार्टी को महाराष्ट्र में चाहते हैं। वहाँ से कल महाड़ सत्याग्रह का दिन था, वहाँ से बाबा साहब का बहुत बड़ा न्याय का आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वो कोर्ट भी देखी, जज साहब ने कोर्ट अंदर भी दिखाई, जहाँ से न्याय की लड़ाई को लड़ा गया। तो कल वहाँ था, वहाँ भी एक तरफा लोग बड़े से बड़े नेताओं को छोड़ के आने को तैयार है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये मौका, एक मौका केजरीवाल पंजाब देता और महाराष्ट्र में दे रहा है, एक मौका केजरीवाल, एक संधि आप ला, ठीक है। तो अब मौका है आपके महाराष्ट्र का, लेकिन ये 6 महीने का टाइम बेहद क्रूशियल है। आपने इसको अगर लाइटली छोड़ दिया कि करेंगे धीरे धीरे, तो ये मौका कैसे चलेगा। टारगेट करो, पहले बीएमसी में कुछ करके दिखाना है, भिवंडी में करो, औरंगाबाद में बहुत कार्यकर्ता मिले, वो मत करने को तैयार है। मतलब अब हमें एग्रेसिवली, हल्के फुल्के जैसे अब तक चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा, इससे काम कभी होगा भी नहीं। आप तय कर लो कि वो लोग अपना काम धंधा नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद वो 2 घंटे डेली पार्टी के देते हैं, कहीं ना कहीं आस पड़ोस में लोगों को ब्रेन वॉश करें। प्लस एक चीज़ है यहाँ कैडर, आप इसको एक मीटिंग, पार्टी की मीटिंग के रूप में ना लें, आप इसे कैडर के तौर पे लें। और अगर आपने सच्चे मन से, दिल से आप आम आदमी पार्टी को अगर प्यार करते हैं, तो मैं एक चीज़ आप सबसे चाहता हूँ, आज आपको वादा देना पड़ेगा। वो वादा सिर्फ इतना सा है, जब रात को आप सो, जितने बजे भी आप बिस्तर पर जाएं, आँख बंद करके सोने से पहले 15 मिनट जो बातें मैंने आपसे आज की है, इन बातों को रिवाइज करना, इस पर विचार करना। उसके बाद अगर आपका मन ये कहे कि यार बातें तो सही हैं, आपका खुद का मन कहे बातें सही हैं, तो मान लेना।
आपका मन ये कहे कि बातें सही नहीं है तो मत मानना, फिर पार्टी छोड़ देना। लेकिन अगर आपका खुद का मन गवाही दे कि बात में सच है और यही एक तरीका है, तो प्लीज आप सोते वक्त आज 15 मिनट इस मेरी बात पे विचार करेंगे, और आपका मन अगर फिर भाई का मोहर लगाता है इस विचार को, फिर मजबूती से इस विचार को पकड़ के पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में भी और पूरे महाराष्ट्र के अंदर लेके जाना है। और आम आदमी पार्टी का जो झंडा है वो महाराष्ट्र में भी और पूरे देश में हमें फहराना है। यही संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप प्रीति जी आपका भी धन्यवाद, सिंधे जी आपका, पांडे जी और तिवारी जी, सब लोग हमारे इनकलाब, इनकलाब,